Hello students, hope you all are doing well. As we have discussed in our previous lecture, the scientific principles of management, let us move forward to the next topic, which is the principles of management by Henry Ford. बच्चों हम लोगों ने ये चीज तो देखी थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इट इज अ प्योरली रिसर्च बेस्ड थ्योरीज। ऐसी थ्योरीज है जो बिजनेस एक्टिविटीज को अलग अलग तरीके की फंक्शंस जो उसके ऑपरेशंस है उस ऑपरेशंस को डील करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट लेवल पे प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट लेवल पे फॉलो होता है, पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हम अपनी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, अपना इंडिविजुअल लाइफ सर्कल जो है वहां पर भी इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल्स. टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय प्रोफेसर हेनरी फ्योर्ड, राइट? ही वाज एन इंजीनियर. उन्होंने भी ये प्रिंसिपल्स को फॉर्म करते हुए, जैसे कि वो पहले एक इंजीनियर थे, फिर इंजीनियर से वो डायरेक्टर की पोस्ट पे आए, तो जैसे उनका पोस्ट फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे जाना, तो क्या हुआ, रोल्स बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, काम और अच्छा करने की उत्सुकता होने लगी, राइट? तो जब भी काम आपको अच्छा करना है, जब भी काम आपको इम्प्रूव करना है, तो उस काम को इम्प्रूव करने के लिए सर्टेन चेंजेस, राइट, वो हमारी स्टडी में भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी, छोटा स्केल मतलब कि छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, वो सारी जगह पर कहीं ना कहीं आपको कुछ सर्टेन चेंजेस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वो चेंजेस किस किस तरीके से और कहाँ किए हेनरी फ्योर्ड ने, तो उन्होंने अपनी बुक में ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए। तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ वर्क. देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे कि प्रिंसिपल्स जो है वो 20th सेंचुरी में बने हैं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था इन 19th सेंचुरी, 19th to 20th सेंचुरी में हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखे, क्लासिकल थ्योरी देखी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस देखे। तो उन सब चीजों में से एक चीज जो उभर के आई वो क्या है कि भाई पहले क्या होता था कि काम हर कोई करता था और हर तरीके से करता था। मैनेजमेंट को प्रॉपर सिस्टमैटिकली लाने के लिए क्या प्रिंसिपल अपनाया गया कि काम को आप डिवाइड करो। काम को जब डिवाइड करोगे तो दो तरीके के अप्रोच मिलेंगे, एक जनरलिस्टिक और एक स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट में क्या होता है कि हर पर्सन हर काम कर सकता है, और दूसरा कि भाई स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक काम के लिए। तो आप खुद सोचिए कि आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा आउटपुट किस में मिलेगा, राइट? तो डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें जनरलिस्टिक और स्पेशलिस्ट दोनों अप्रोच को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्क अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, आपको आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, सो दैट आप उसका बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का बेनिफिट आप ले पाओगे। डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, हर डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उससे क्या हुआ, काम की स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब आप मैनेजरियल पोस्ट पे आते हो तो ऑफ कोर्स आपको अथॉरिटीज मिलती है, बट स्पाइडरमैन का आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है, उसमें एक स्लोगन है दैट एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास अथॉरिटी आएगी, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जितना आपका ओहदा बढ़ेगा, जितना आपका पोस्ट बढ़ेगा, उतना ही आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ अथॉरिटी या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं होता। मैनेजमेंट गिव्स पावर टू सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स से काम करवाने के लिए आपके जो मैनेजर्स होंगे कंपनी के, वो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अथॉरिटीज प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, वहां पर आप प्रॉपर तरीके से काम करा पाओगे। पॉइंट नंबर 3 इज डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन किसी भी जगह पे सिंसियरिटी शो करता है, राइट? तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम लेना है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉपर तरीके से अपना सिस्टम चलाना है, तो एम्प्लॉइज का डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। आपकी सिस्टम का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं, आपका सिस्टम भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। स्मूथिंग ऑफ फंक्शंस, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए मशीन्स की बात करें तो मशीन्स में प्रॉपरली टाइम पे ऑयलिंग करने की जरूरत होती है, राइट? तो वो ऑयलिंग क्या करता है, बाकी के पार्ट्स को स्मूथ करता है। तो उसी तरीके से डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है, आपका सिस्टम को स्मूथ करता है, राइट? क्या? डिसिप्लिन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का स्मूथ होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि देखो, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, थाउजेंड्स, लैक्स, कुछ कंपनी छोटी है तो वहां पे हंड्रेड्स में नंबर्स होते हैं। तो अलग अलग कंपनीज में पर लोग तो होते ही हैं। तो लोगों का जो स्केल है, लोगों का जो चेन है, वो सारे लोगों को कमांड करके भी रखना पड़ता है। मैनेजमेंट का एक थॉट है दैट व्हाट इज प्रॉपर मैनेजमेंट, व्हाट इज सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। तो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट इज मैनी हैंड्स बट वन माइंड। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, पर वो सारे लोगों का कमांड किसी एक के पास होना चाहिए, राइट? सो यूनिटी ऑफ कमांड विल बी देयर, जहां पे एक प्रॉपर पर्सन बाकी के सारे लोगों को गाइड करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो कंपनी में जिस तरीके से हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोग होंगे, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अलग 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 आइडियाज, थॉट्स, अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव रखकर कंपनी में आते हैं, राइट? तो जब वो सारे लोग कंपनी में इकट्ठा आते हैं तो बहुत सारे लोगों का सेम एफर्ट सेम डायरेक्शन पे लगता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे एक काम, जैसे कि हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट देख लिया, हर डिपार्टमेंट कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए ही काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स को ग्रुप वाइज टास्क असाइन कर देना है और सारे ग्रुप के एक लीडर यानी कि उनके मैनेजर को उनका सुपरवाइज करने के लिए रख देना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू पर्सनल इंटरेस्ट, देखिए कंपनी में जब नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे तो उनका फोकस भी अलग अलग जगह होगा। कोई अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेगा, कोई किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेगा, पर अल्टीमेटली वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं एक ऑब्जेक्टिव से। कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही ऑब्जेक्टिव। कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ओनली, नॉट फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान रखना है, उसको फॉलो करना है, नॉट ऑफ योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी और वेजेस, जो भी आपके कंपनी में आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको आपको जो प्रॉपर पैकेज असाइन करना होता है, देना होता है, that remuneration should be fair and reasonable। fair and reasonable का मतलब कि जो उनका कैलिबर है, जो उनका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और जितना टाइम जितना स्किल वो आपको देंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि वो रीजनेबल होना चाहिए। एम्प्लॉइज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर अंडरपेड, राइट? और ऐसा भी नहीं कि उनको बहुत ज्यादा काम देकर कम सैलरी मिल रही है। काम एंड सैलरी बोथ मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल। उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉइज को अगर प्रॉपर सैलरी मिलेगा, क्योंकि देखो फाइनेंस बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है किसी भी पर्सन के लिए, राइट? तो अगर उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगा तो एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी और उनका मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिट करेगा। अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो रेम्यूनरेशन दो तरीके से होते हैं, वन इज फाइनेंशियल एंड वन इज नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल यानी आप उनको सिक्योरिटीज, फैसिलिटीज, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो जिसका मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है, बट यस
एम्प्लॉयज को बहुत सारी चीजों के भी, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल का रेम्यूनरेशन में आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके एम्प्लॉयज आपके पास स्टेबल है, राइट, स्टेबल, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयज का टास्क फोर्स, वर्क फोर्स होगा, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अचीवेबल एक होता है कि मतलब देखो कोई भी कंपनी है अगर उसका एम्प्लॉयज बेस स्ट्रॉन्ग है देन दे कैन विन द फाइट। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है कि हर कंपनी का साइज अलग अलग होता है, हर कंपनी का स्केल अलग अलग होता है, हर कंपनी में काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, राइट। कुछ कंपनीज नंबर्स ऑफ जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, अलग अलग जगहों पर अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे कंपनी का साइज बढ़ेगा वैसा डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकता है, राइट। तो कभी कभार जब कंपनी का डिसीजन सिर्फ एक जगह से होता है, राइट, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन। और जितना लार्ज स्केल पे कंपनी होगा वैसे वैसे उसका डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कभी कभार दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब कि पावर को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है, जैसे कि बैंक्स, कंपनीज, राइट, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वहां पर पावर जो होता है वो समहाउ, नॉट ऑल द पावर्स बट समहाउ पावर्स आर डिसेंट्रलाइज, मतलब कि वहां के जो हेड ऑफ द कंपनी है वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ हायरार्की, जैसे कि हमने अपना लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखा था, दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो द स्केलर चेन। It is the chain of management purely based on communication and connectivity, right? यहाँ पर क्या है, देखो जैसे हमने ये जो चेन बताई है कि ये अपने सुपीरियर्स, मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज दे आर द सुपीरियर्स, तो ये अपने सुपीरियर्स को आंसरेबल है, ये अपने सुपीरियर्स को रिपोर्टिंग करेंगे। तो these are the chains और he is the head, तो ये क्या करेगा, ये अपने नीचे वाले लोगों को अथॉरिटीज प्रोवाइड करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा, तो ये इन्हें टास्क देगा और ये इन्हें बताएंगे। सो दिस इज द स्केलर चेन, जो कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स में अलग अलग तरीके से ये टास्क डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रिंसिपल नंबर 10 इज ऑर्डर। ऑर्डर यानी सीक्वेंस, राइट। जैसे कि कंपनीज में दो तरीके के, एक मटेरियलिस्टिक और एक सोशलिस्टिक, दो तरीके के ऑर्डर में परफॉर्म करना है। मटेरियलिस्टिक में कंपनी का रॉ मटेरियल जो भी है, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स, तो इन सब का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होना जरूरी है कंपनी में, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का कैटेगराइज एक प्रॉपर वे में होना जरूरी है। उसी तरीके से सोशल यानी कि एम्प्लॉयज, राइट, स्किल्ड एम्प्लॉयज जो है वो प्रॉपर जगहों पर प्लेस होना भी जरूरी है, उनका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना उनके लिए भी जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 11 इज इक्वालिटी, राइट। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी मींस इक्वल। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज बताऊंगा। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट, टाटा कंपनीज को हर कोई पहचानता ही है। रतन टाटा, व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक लॉ इंप्लीमेंट किया था अपनी कंपनी में, एंड व्हाट दैट लॉ इज, कंपनी का जनरल मैनेजर से लेकर कंपनी का प्यून, दे ऑल हैव इक्वल रिस्पेक्ट इन कंपनी। चीज समझने में और सुनने में आपको कम लगेगी, पर ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही काइंड अप्रोच है उन लोगों के लिए जहां पर कंपनीज जिनको अंडर वैल्यूएट करती है, राइट, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका स्केल जब कम होता है तो जो मतलब हायर लेवल पर है वो लोग उनकी रिस्पेक्ट्स वगैरह में मतलब बहुत सारी दिक्कत हम लोग कंपनीज में देख ही रहे होते हैं, राइट। तो इक्वालिटी मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। काइंडनेस, अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद वर्कर्स, आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना भी जरूरी है, राइट। उनको
अंडर वैल्यू बिल्कुल नहीं करना चाहिए. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपके एम्प्लॉयज का आपकी कंपनी में स्टेबल रहना, फिक्स्ड रहना. एक फिक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एग्जांपल होता है हमारे पास. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर एक बार किसी का सरकारी जॉब लगता है तो वो 58-60 इयर्स तक स्टेबल फिक्स होता है. प्राइवेट कंपनीज में कई ये चीज़ों का थोड़ा दिक्कत रहता है कि उनको ऐसा लगता है दे आर अनसर्टन, देयर जॉब इज अनसर्टन. वो एक जगह पर फिक्स टाइम तक नहीं रह सकते. क्यों? बहुत सारे रीजंस है उसके. पर अगर आपके हाथ में है, कंपनी के हाथ में, और अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्टेबल रख पाती है तो वो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फोर्स जनरेट करेगी. इफिशिएंट वर्क फोर्स कंपनी के लिए इंप्रूव होगा. आप सोचो, आप खुद किसी एक जगह पर 25-30 साल से कंटिन्यूअस काम कर रहे हो तो उस कंपनी के काम पे आपका कितना ग्रिप आ जाएगा, और वो बेनिफिट एक कंपनी के लिए कितना बड़ा है. राइट? कंपनीज का लेबर टर्नओवर रेट, जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेट होता है कि जितने एक साल में जितने एम्प्लॉयज का निकल जाना, नए आना, निकल जाना, नए आना, तो नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में कंपनी को लॉस होता है. प्रोडक्टिविटी और बहुत सारी जगहों पर कंपनी को दिक्कतें फेस करनी पड़ती है. तो अगर आपके एम्प्लॉय स्टेबल है, अगर आपका वर्कफोर्स स्टेबल है, तो आप बहुत सारी जगहों पर कॉस्ट मिनिमाइज करके जीत सकते हो. राइट? और अल्टीमेटली योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. प्रिंसिपल नंबर 13 इज इनिशिएटिव. देखो, इनिशिएटिव खुद आता है. इनिशिएटिव इज अ सेल्फ मोटिवेशन. राइट? कैसा सेल्फ मोटिवेशन? तो आपकी कंपनी में हर एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी देना चाहिए, ये इनिशिएटिव उनको देना चाहिए कि वो खुलकर अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करें कंपनी के बेनिफिट के लिए. राइट? तो अगर आपका इंडिविजुअल वर्कफोर्स स्ट्रेंथ, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है, तो आपकी कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिव काम आपको दे पाएंगे. राइट? तो इनिशिएटिव, इट इज द प्रिंसिपल कि वो चीज भी आपको अपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए. स्पिरिट द कॉर्प्स. राइट? यूनिटी ऑफ एम्प्लॉयज, वननेस. आपके एम्प्लॉयज को ये लगना नहीं चाहिए दैट कि भाई वो किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं. दे मस्ट फील द टीम दैट वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर फॉर आवर पर्पस. हम लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं. तो ये साइकोलॉजिकल अगर कंपनीज के एम्प्लॉय में चेंज आता है, उनके अंदर ये टीम स्पिरिट डेवलप होता है, उनके अंदर ये वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस कि हम सब इक्वल, हम सब एक है, तो कंपनी का जो भी गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मार्केट में जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, वो चीजें अचीव कर पाएगी अगर उसके एम्प्लॉयज में यूनिटी बनी रहे. Right? So here is the analysis of the principles of management by Henry Fayol. I hope you all have understand it. अगर कुछ भी दिक्कत आता है, feel free to ask. Thank you so much.